हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अपनी क्लास शुरू की हुई है, जो कि हमारा 51 ऑफ लेक्चर था। किसका? लीज अकाउंटिंग का। हम लोगों ने 51 लेक्चर पढ़ लिए हैं। कांग्रेस, आप लोगों ने इतना पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग अपनी 52 नंबर ऑफ लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लीज अकाउंटिंग। जो मेरी उम्मीद है हम लोग इसमें खत्म कर देंगे। सर, इतना बड़ा टॉपिक हम लोग इसी क्लास में खत्म कर देंगे? जी हाँ, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। आप लोग बिल्कुल इसको खत्म कर सकते हो, अगर मेरे साथ आप लोगों ने किया तो। ठीक है। हाँ यार, खत्म कर देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोड नहीं लेने का। बहुत इजी टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार टॉपिक है। आपको ना मजा आ जाएगा आपको ये। अभी मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, एकदम एकदम एक नंबर क्वेश्चन है वो। दिल खुश हो जाएगा आपका। हम्म। क्लियर? ओके सर। सब कुछ ठीक है? आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो चलो आ जाओ, हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, और एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने ओवरव्यू पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया कि ट्रांसपेरेंट, ट्रू एंड फेयर रहे। हाँ। आउट ऑफ स्कोप है, एग्जाम्शन कब मिलेगा, शॉर्ट टर्म लीज रहेगा, अंडर वैल्यू एसेट्स लो वैल्यू रहेगी, है ना, शॉर्ट टर्म लीज कब रहता है, ये सारी चीजें, लो वैल्यू एसेट्स कब रहती है। हम्म। लीज में क्या क्या रहेगा, चार कंपोनेंट, आइडेंटिफाइड असेट्स, सब्सटेंशियल ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट, हाउ एंड व्हाट पर्पस, प्री डिटरमाइन हु विल ऑपरेट एंड डिजाइन द असेट्स, आइडेंटिफाइड असेट्स होना चाहिए। हम्म। मैं बताऊं, ये सब तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। ये सब तो क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है। ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये मेन कंपोनेंट है। ये मेन चीज है, ये मजा आ जाएगा आपको ये पढ़ने में। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। लीज पेमेंट्स। सर, लीज पेमेंट क्या होता है? अरे सर, जो रेंटल देते हैं वही तो लीज पेमेंट होता है ना। हाँ बिल्कुल, वही लीज पेमेंट होता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कुछ और लीज पेमेंट होता है। कैसा ग्रीन ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रफ करो। और लीज पेमेंट। सर, लीज पेमेंट में क्या रहता है? चलो मुझे बताओ, लीज पेमेंट में जाएगा क्या? हाँ। लेसी के लिए और लेजर के लिए। लेजर के लिए तो वो क्या होगा, जो भी वो पेमेंट करेगा, वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो रेंट है, तो रेंट की हम लोग सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी बना लेंगे। आरओयू एसेट जितनी भी वैल्यू आती है, मान लेते हैं, जैसे मान लो आप 1 लाख पर एनम, आप 1,20,000 पर एनम आप दे रहे हो। ठीक है। 5 साल तक आपको देना है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। और जो भी वैल्यू आती है हम उसको क्या करते हैं, आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी, ये डेबिट ये क्रेडिट कर देते हैं। और इससे 5 साल में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, और उस पर हर साल इंटरेस्ट चार्ज करोगे। पाँच जितने भी रेट से, मान लो 10% रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि 10% रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप। और हर साल इसका जो भी आप 1,20,000 रुपये आप दे रहे हो वो माइनस करोगे, और क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा, तो लास्ट में ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और लेजर क्या करेगा? लेजर उसको इन्वेस्टमेंट इन लीज करेगा। हाँ। नेट नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करता है ना, जीआरवी पे, यूजीआरवी पे। मैं बताऊंगा इसको सब कुछ। ठीक है। अभी हम लोग लेसी का ही पढ़े, तो आपको इसलिए मैंने लेसी का ही बताया। अब लीज पेमेंट में ये जो आपने बोला कि सर 1,20,000, मैंने ही बोला 1,20,000 पर एनम है। ये अब बात आती है कि ये कौन सा अमाउंट है। सर, कभी कभी तो ये फिक्स अमाउंट रहता है, कभी कभी क्या, मोस्टली फिक्स ही होता है। कि जैसे मान लो कि मैं सर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दूंगा, मैं लीज रेंट, तो यहाँ तो फिक्स हो गया। ठीक है। और कभी कभी सब्सटेंशियल फिक्स अमाउंट होता है, कभी कभी वेरिएबल भी रहता है। कि सर, मैं जैसे मैं बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि सर अभी आप रेंट मुझसे 1 लाख रुपए पर मंथ ले लो, फिर आगे जब मेरी सेल बढ़ेगी तो मैं आपको इतना परसेंट इंक्रीमेंट कर दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो उस केस में आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? तो यही सारी ऑप्शन है जो मुझे दे बतानी है आप लोग को। देखो, जैसे लीज पेमेंट में क्या क्या जाएगा। लीज पेमेंट, are payment made by lessee to lessor relating to right of use and underlying assets during the lease term। मतलब मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में हमें कोई असेट्स यूज करने के लिए जो उसका राइट मिलता है, उसके लिए जो दिया गया पैसा है वो लीज पेमेंट है। जैसे क्या क्या है इसमें? कंप्लीट फॉलोइंग, इंक्लूड फॉलोइंग होगा बच्चों। इंक्लूड्स फॉलोइंग क्या होगा? इंक्लूड फॉलोइंग, फिक्स पेमेंट इंक्लूडिंग सब्सटेंशियल फिक्स लेस इंसेंटिव। सर, इंसेंटिव क्या होता है?
इंसेंटिव होता है बच्चों, कभी कभी ओनर आपको क्या करते हैं, इंसेंटिव भी दे देते हैं कि चलो यार तुमने हमारे हिसाब से रेंट किया है तो हम तुम्हें उसका कैशबैक दे देंगे शुरू में, केवल एक बार। कहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट तुमने दिया हुआ है, हम शुरू में तुमको 10,000 रुपए का कैशबैक दे देंगे। ओके। वेरिएबल रेंटल डिपेंड ऑन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रेट्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, महंगाई, महंगाई को देखते हुए रेंट कभी कभी इंक्रीज कर जाती है। उस केस में कैसे करेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, घबराओ नहीं। पेमेंट फॉर ऑप्शन फॉर परचेस। कभी कभी क्या होता है कि आपको लेसी को ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि कोई असेट्स जो है जो तुमने लीज पे ली हुई है, हाँ मेरी एसेट जो तुमने लीज पे ली हुई है वो तुम लीज पीरियड के एंड में खरीद भी सकते हो, और वो हम तुम्हें मार्केट रेट से कम पे तुम्हें बेचेंगे। ऐसा भी होता है, तो क्या वो लेंगे। टर्मिनेशन पेनाल्टी। अगर लेसी अगर लेसी क्या बीच में ही लीज को टर्मिनेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या उसका इंटेंशन ऐसा है, ये सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो पेनाल्टी भी जोड़ेंगे। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। लेसी लास्ट में लेसी से लास्ट में बोला, लेसी कौन है, जो एसेट्स को ले रहा है, जो यूज कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर हम लास्ट में इतनी वैल्यू तो आपको इतनी देंगे ही देंगे। रेसिडुअल वैल्यू जो लास्ट में बच जाती है, कि हमने आपकी जो एसेट्स यूज की है उसकी वजह से जो ये इसकी एसेट्स की वैल्यू में डिटोराइजेशन हुई है, गिरी है, रेसिडुअल वैल्यू तो वही होती है, तो हम उतनी देंगे। तो ये सारी चीजें जाती हैं। अब आ तो एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स पेमेंट प्लस सब्सटेंशियल फिक्स माइनस इंसेंटिव। देखो फिक्स पेमेंट क्या होता है, फिक्स पेमेंट कैन आइदर भी फिक्स अमाउंट, जैसे 2 लाख पर एम पर 2 लाख पर एनम फॉर 5 ईयर, फिक्स अमाउंट, इट्स फिक्स। और कैन बी इंक्रीज ओवर टाइम बाई फिक्स अमाउंट, मतलब हर साल आपका कितना बढ़ रहा है, हर साल आपका देखो कितना बढ़ रहा है, 2500 पर एनम इंक्रीज एवरी ईयर। मतलब पहले साल आपका 2 लाख है, फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 2,02,500 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2,05,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2,07,500 हो जाएगा। मतलब ये फिक्स अमाउंट से बढ़ रहा है। अब देख रहे हो ये चेंजेस कितने से हो रहा है, 2500 से। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कैन बी, इट कैन बी फिक्स अमाउंट। तो फिक्स अमाउंट समझ में आ गया आपको। ओके सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि 10% फिक्स हो, यस हो सकता है। हर साल 10% चेंज नहीं हो रहा है, याद रखो। अब ये नहीं कि पहले साल 10% हुआ, दूसरे साल 12% हुआ, नहीं नहीं, ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मानेगा। ठीक है, पहले साल 10%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 13%, नो, ये नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, फिक्स अमाउंट से आपका परसेंटेज इंक्रीज करना चाहिए। ओके सर। अब आते हैं सब्सटेंशियल फिक्स क्या होता है। इफ पेमेंट लुक्स वेरिएबल ऑन पेपर एंड इट द लेसी कैन नॉट अवॉइड पेइंग इट, इट इज इन सब्सटेंशियल फिक्स अमाउंट। पेपर पे बोल रहा है कि मशीन तुम ले जा रहे हो, ठीक है, मशीन चलेगा तो ही रेंट देना। अब एक बात बताओ यार, मशीन लेके जा रहा है, वो तो चलेगा ही ना, कल सुबह होगा तो ही मशीन का रेंट चलेगा। अरे ऐसा तो कोई बात होती नहीं है, हाँ। इट विल इंक्लूड लीज पेमेंट while कैलकुलेटिंग लीज जैसे फेक वेरिएबल पेमेंट। रेंट ऑफ 2 लाख विल बी पेड इफ मशीन ऑपरेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन काम करेगी तो तुम 2 लाख रुपए पर मंथ दोगे। अरे यार ये वेरिएबल का है जरूर, नाम इसका वेरिएबल, नेचर तो फिक्स ही है ना, मशीन तो चलेगी भाई, नहीं चलेगी तो यूज क्यों करेगा। फर्स्ट ईयर रेंट 5% ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर ईयर 1 50,000 पर मंथ। अब देखो, इफ मल्टीपल वेरिएबल ऑप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट मोस्ट रियलिस्टिक, जो मोस्ट रियलिस्टिक होगा वो, जैसे ऑप्शन ए में पे 10 लाख और ऑप्शन बी में पे 50 करोड़ टू परचेज एसेट्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मशीन तुम्हें किराए पे मिल रही है 10 लाख रुपए में, और तुमको अगर उसको परचेस करना है तो 50 करोड़ रुपए देना है, तो तुम क्या करोगे, तुम परचेस करोगे, कभी जिंदगी में परचेस नहीं करोगे। तुम कहोगे मैं 10 लाख रुपए में रेंट पे चलाऊंगा, 50 करोड़ का एसेट्स क्यों लूं। हाँ नहीं लोगे तुम। सर अगर 10 लाख रुपए पर मंथ होता तो, 10 लाख रुपए पर मंथ अगर होता अभी, तो आपका साल भर का कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो कितना दोगे आप, सर 6 करोड़। 10 साल के लिए 12 करोड़, 20 साल के लिए 24 करोड़। अब इससे ज्यादा तो नहीं। असर्स की लाइफ भी तो देखोगे, कितनी लाइफ है यार, 15 साल से ज्यादा की लाइफ है क्या, बिल्डिंग है क्या वो, नहीं ना। ओके।
तो इसीलिए जो देखो, इग्नोर परचेज ऑप्शन एज अनरियल, क्योंकि वो अनरियल है। इफ मल्टीपल रियलिस्टिक ऑप्शन इज देयर देन वी शुड टेक लो अनअवॉइडेबल अमाउंट, सबसे लो जो होगा वो लेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम उतना तो देना ही होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो अगर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मान लो बोला जा रहा है कि भाई कि मल्टीपल वेरिएबल ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जैसे क्या था, ऑप्शन की ए की वैल्यू कि भाई पे 10 लाख रुपए, पे 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए। ऑप्शन बी इसी में जोड़ देते हैं, ऑप्शन बी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। परचेज वैल्यू, अगर यही असेट्स की परचेज वैल्यू हम जो है ये 10 लाख पर मंथ कर देते हैं, और पर एनम ये हो जाएगा आपका 1.2 करोड़, है ना। ठीक है, परचेज ऑप्शन बोल रहा है कि हम आपको 5 करोड़ में असेट्स ये सेल कर देंगे। तो अब तुम मुझे इन दोनों में से कौन रियलिस्टिक है? 5 करोड़ है। ये तुम 10 साल के लिए अगर लेते हो तो तुम्हें कितना पड़ रहा है बच्चों? तो तुम्हें ये 10 करोड़ 20 लाख रुपए लग रहा है, लग रहा है। 1 साल का 1 करोड़ 20 लाख, 10 साल का 10 करोड़ 20 लाख। तो तुम परचेज करना चाहोगे ना, कि तुम उसको जो है रेंट पे लेना चाहोगे? तो मुझे एक बात बताओ, रियलिस्टिक ऑप्शन, तुम साल भर का 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हो, तो तुम परचेज ऑप्शन करना चाहोगे ना। ओके, और भी है, और भी मैं कराऊंगा अभी। आगे क्या लिखा है, एक इसमें ऑप्शन ये था, फर्स्ट ईयर रेंट 5% ऑफ द प्रोडक्शन आफ्टर ईयर 1 50,000 पर मंथ। अब देखो बच्चों, पहले साल रेंट यहाँ पे क्या बोला था, 5% ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद क्या बोला, 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है क्या? क्या ये वेरिएबल है? इज इट? ये लग रहा है वेरिएबल, क्या ये वेरिएबल एक्चुअल में है? नहीं, फिक्स है। शुरू में तो थोड़ा प्रोडक्शन का जितना भी होगा उसका 5 पैसा बोले, उसके बाद तो फिक्स ही है ना, 50,000 पर मंथ। देखो, इसीलिए इसका नाम क्या है, सब्सटेंशियल फिक्स अमाउंट। मजा आ रहा है पढ़ने में? मुझे तो मजा आएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर? सर इंसेंटिव, हाँ ये भी पढ़ लो। इंसेंटिव क्या होता है? इफ एनी एक्सपेंसेस और लॉस टू लेसी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इज रीइंबर्स्ड बाय रीइंबर्स्ड बाय लेसर, इट विल बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग लीज पेमेंट। ये क्या बोल रहा है कि आपने कोई एसेट लीज पे लिया, अब ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन आप अपनी जगह पे लेके गए, उसमें आपको कुछ खर्च हो गया और वो लेसर ने आपको रीइंबर्स कर दिया, लो। उसके बाद ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस करवाया आपने कि रास्ते में कोई एसेट्स ला रहे हैं वो खराब ना हो जाए, उसका भी रीइंबर्स करा दिया। तो भाई वो भी हम क्या करेंगे, वो लीज पेमेंट्स में, जैसे मान लो लीज पेमेंट है आपका 1,20,000 रुपया पर एनम, 10,000 रुपया पर मंथ। तो पर मंथ 1,20,000 रुपया, इसमें से आप क्या करोगे, इसमें आपको ये कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये माइनस कर लोगे। अगर 10,000 रुपये रहा वो माइनस कर लोगे, और उसके बाद अगर इंश्योरेंस रहा जो भी, ट्रांजिट इंश्योरेंस 10,000 रुपये रहा, ये सब आप माइनस कर लोगे, तो ये आपका लीज रेंटल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा पहले साल। बाकी साल तो जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। तो देखो, डिडक्टी क्या, लेसी क्या करेगा, डिडक्टिव फ्रॉम लीज पेमेंट माइनस करेगा। और लेसर क्या करेगा, लेसर के लिए भी तो वो खर्चा है ना, तो वो क्या करेगा, अगर ऑपरेटिंग लीज पे दिया हुआ है तो डिफर्ड कर देगा, क्योंकि वो इनकम तो नॉर्मली डिफर्ड कर ही देता है। फाइनेंस लीज में क्या करेगा, डिडक्टिव फ्रॉम नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट कर लेगा। मैं बताऊंगा आपको। अब आ जाओ, पहले एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 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 फिक्स पेमेंट में। अब देखो ये है, अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, entity M and lesser A enter into a 10-year lease of an office building for fixed annual lease payment of rupees 2 लाख। अच्छा, फिक्स एनुअल पेमेंट है 2 लाख का। फिर आगे बोल रहा है, एज पर द टर्म्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट एनुअल फिक्स लीज पेमेंट
लीज पेमेंट कंप्राइज 1,60,000 फॉर रेंट, 30,000 फॉर रियल एस्टेट टैक्सेस। स्टेट द फिक्स लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग द लीज। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि फिक्स लीज पेमेंट कितना है। 2 लाख में से जो तय हुआ है पर एनम का, ठीक है, एनुअल, उसमें 1,70,000 बोल रहा है किस चीज का है, आपका रेंट का है, और 30,000 रुपया आपका रियल एस्टेट टैक्स का है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लीज पेमेंट में क्या होता है जो हर बार तुम्हारा फिक्स अमाउंट जाता है, जो फिक्स अमाउंट तो जा रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या इसमें कोई वेरिएबल ऑप्शन है? 30,000 रुपये तुम्हें तो देना ही देना है, ऐसा तो है नहीं देना है। और ये कोई नॉन लीज कंपोनेंट भी नहीं है, क्योंकि नॉन लीज कंपोनेंट तभी होता है जब ये सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस इज नॉट अ नॉन लीज कंपोनेंट, इज ए लीज कंपोनेंट। तो भाई हमारे लिए ये पूरा 2 लाख रुपए फिक्स अमाउंट ही होगा। द लीज पेमेंट आर 2 लाख। Although real estate tax are explicitly stated in the lease component, they do not represent a separate non-lease component as they do not provide a separate good of services. Separate good of services नहीं है, नॉन लीज कंपोनेंट तभी होगा जब सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो ही। जैसे बिल्डिंग की मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हो, वाटर सप्लाई दे रहे हो, आएगा अभी क्वेश्चन वाटर सप्लाई वाला। फिर देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन, हाँ हाँ, सब्सटेंशियल फिक्स लीज पेमेंट पे। एंटिटी क्यू इंटर इनटू 7 ईयर लीज फॉर पीस ऑफ मशीनरी, 7 साल का लीज कर रहा है वो मशीन के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट सेट्स आउट द लीज पेमेंट एज फॉलो, इफ क्यू यूज द मशीन विद इन अ गिवन मंथ देन एन अमाउंट ऑफ 2,000 accrue for that one। अगर वो यूज करा तो 2,000। if q does not use the machine within a given month then amount of 1,000 accrue for that month, what is considered as lease payment। अब तुम मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि अगर आप यूज किए हैं तो हम 2,000 लेंगे, अगर आप यूज नहीं किए तो 1,000 लेंगे। सर हम लिए हैं तो यूज तो करेंगे ही। क्या ऐसा कहना वैलिड है? तो मैंने वो बताया था कि अगर मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन है, दोनों हो सकता है यार, यूज करे भी ना करे भी, तो जो लोअर है जो आप अनअवॉइड कर सकते हो वो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा इस पे, 1,000। सर क्या बात कर रहे हैं, मशीन लिए यूज नहीं करेंगे, ऐसी कैसी बात बच्चों, हो सकता है डिले हो जाए। ओके, तो यानी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 1,000 इज अनअवॉइडेबल, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। देखो क्यू कंसीडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोटेड ऑल्दो लीज पेमेंट कंटेन variability based on usage and there is a realistic possibility that Q may not use the machine in some months as a monthly payment of 1,000 is unavoidable according this is a insufficient fixed amount and is included in the measurement of the lease liability। बच्चों ऐसा हो सकता है कि भाई वो यूज ना करे कुछ महीनों के लिए, तो हम 1,000 रुपए ही कंसिडर करेंगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, इट इज जस्ट समझ का खेल। क्लियर क्लियर क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। ओके सर, एवरीथिंग क्लियर। चलो, नहीं समझ में है, तुमने मशीन लिया, क्या जरूरी है तुम उसको यूज कर, देखो यूज हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये बात नहीं हो रही है, यूज करोगे ये बात हो रही है। अरे यार जरूरी नहीं है कि तुरंत यूज करने लगो। ओके, आगे क्या लिखा है, एंटिटी पी इंटर इनटू 5 ईयर लीज फॉर ऑफिस स्पेस विद एंटिटी क्यू। अच्छा, ऑफिस का कोई स्पेस ले रही है क्यू से। द इनिशियल बेस रेंट इज 1 लाख पर मंथ, शुरू में 1 लाख पर मंथ है। रेंट इंक्रीज बाय ग्रेटर ऑफ, ग्रेट 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 ग्रेटर ऑफ, ग्रेटर ऑफ क्या है, 1% ऑफ द एंटिटी पी जनरेटेड सेल्स। ये क्या बोल रहा है यार, 1% ऑफ द एंटिटी पी जनरेटेड सेल्स और 2% ऑफ द प्रीवियस रेंटल रेट ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ लीज कमेंसमेंट डेट। वो क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में से जो हायर होगा, पहला क्या, 1% ऑफ सेल और 2% ऑफ प्रीवियस रेंटल, डेट इज 1 लाख। प्रीवियस रेंट कितना, तो कितना है, मतलब ये 2,000 है, और ये तो हमें पता ही नहीं है कितना है। मान लेते हैं ये सेल आपकी हो गई 1 लाख रुपए या 10 लाख, मान चलो 1 लाख ही मान लेते हैं, 1 लाख, तो 1 लाख का 1% कितना हुआ सर, 1 लाख का 1% सर 1,000 रुपया हुआ। तो तुम ग्रेटर, तुमने क्या यूज किया है, ग्रेटर, तो तुम कितना दोगे, तो 2,000 तो दोगे ही। मान लेते हैं अभी मैं सिनेरियो तुम्हें समझा रहा हूं, मान लेते हैं
तुम्हारी ये जो है ये 10 लाख है। अगर ये 10 लाख होता तो 1% कितना होता? 10,000 हो जाता। और प्रीवियस रेंटल कितना हो जाता? 2,000 हो जाता। तो यहाँ तो क्या बोला है कि ग्रेटर ऑफ बोला है। लेकिन लेकिन लीज पेमेंट में आप अगर दो मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं तो आप क्या कंसीडर करते हैं दोनों में से जो लोअर होगा? ये तो एक अजम्पशन है ना कि 1 लाख सेल हो गई, 10 लाख सेल हो गई। तो सर यहां भी तो आपको लोअर लेना चाहिए था। अब तुम ये सोच रहे होगे। तो देखो बच्चों, केवल कम का सोच के मैं लोअर नहीं ले सकता। मैं क्या सोचूंगा कि मेरा अनअवॉइडेबल कितना है, मतलब मुझे कितना देना ही देना है। सर 2,000 देना ही देना है, क्योंकि यहाँ हायर भी तो बोला है ना, ग्रेटर। सर आप दो बात कर रहे हैं। अरे मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये एक चांस, यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। मैं एक फोरकास्टिक चीजें लेके समझा रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात? यहाँ 1 लाख मैं नहीं बोला है, यहाँ 10 लाख मैं नहीं बोला, मैं नहीं। क्वेश्चन डजंट टेल दिस। ओके। तो जब यहाँ 10,000 आता तो मैं यहाँ हायर 10,000 लेके नहीं चलता, क्योंकि इट्स जस्ट इमेजिनरी फिगर। तो यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम 2,000 रुपए। कितना है? कहाँ गया? In the given case, lease payment for the purpose of classifying the lease or the fixed monthly payment of 1 lakh plus minimum annual increase of rental rate. Entity P is required to pay no less than 2% of increase regardless of the level of sale activity. Therefore, this minimum level of increase is substantial fixed amount. Substantial fixed में मैंने आपको क्या बोला है कि मिनिमम जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सिंपल। एनी प्रॉब्लम बच्चों? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो एकदम क्लियर है। अरे यार, अगर 1 करोड़ सेल हो गई तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो क्या 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करोगे? नहीं। दोनों में से जो लोअर है वो तुम एक एक इमेजिनरी फिगर लेके चल रहे हो ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो सर हम सोचे कि सेल ही नहीं हुई तो लोअर कितना होगा? तो सर वो इट्स नॉट अ मोस्ट, मतलब जो जो सही हो, जो दोनों में से जो मोस्ट रियल हो वो लेके चलेंगे। अभी उतना लेके चलें या इतना कम लेके चलें ऐसा नहीं। तो इसीलिए 2,000 तो मान के चलेंगे, उतना तो देना ही देना है। चलो ठीक है सर। अब क्या लिखा है सर? सर लिखा है कंपनी एंड लीज अ प्रोडक्शन लाइन। द लीज पेमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन लिया हुआ है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री होगा, जितना आवर वो यूज करेगा उतना रेंट देगा। एंड हैज टू पे 1,000 पर आवर ऑफ यूज। अच्छा, वो बोला है 1,000 पर आवर। ठीक है। द एनुअल मिनिमम पेमेंट इज 10 लाख, द एक्सपेक्टेड यूजेज इज 1,500 पर आवर। डिटरमाइन द लीज पेमेंट। अब तुम एक बार बताओ वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मिनिमम पेमेंट हमारा कितना है? 10 लाख रुपए। और तुम एक्सपेक्टेड कितना यूज कर रहे हो? 1,500 आवर। तो 1,500 आवर के हिसाब से 1,000 आवर का कितना हो गया? 15 लाख रुपए हो गया। और मिनिमम कितना देना है तुमको? 10 लाख रुपए। तुम किस पे रिकॉर्ड करोगे? 10 लाख पे ना, दोनों में से जो लोअर होगा 10 लाख पे, क्योंकि वो एस्टिमेट्स है बच्चों। ठीक है। कहा गया 10 लाख रुपए। ये मिनिमम है। ये देखो, ये क्या है, इस वैल्यू पे तुम लीज पेमेंट रिकॉर्ड करोगे। ये तो तुम्हारा वेरिएबल है ना। जितना एक्स्ट्रा तुम यूज करोगे वो तुम पीएनएल में डालोगे। ये जो बाकी का एक्स्ट्रा जो 5 लाख रुपए है, उसके बाद जब भी यूज करोगे वो आपका वेरिएबल पेमेंट है, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एडिशनल यूज। जब आप यूज करोगे तो ये आपका कहाँ जाएगा? ये आपका पीएनएल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों में से जो लोअर होगा वो फिक्स नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप? It's just a estimates. Try to understand. Minimum amount. Okay, sir. अब देखो, मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। एन एंटिटी, ये इंडेक्स रेट अभी इस पे नहीं लिख रहा है मैं, नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरिएबल रेंटल डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट।
Variable lease payment are payment that changes after lease start due to changes in index or rates. Rent links linked to consumer price index or interest rates. Treatment, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है पता है? आ जाओ दिखाता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखो क्या लिखा है, कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग इसको। देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए स्टैटिस्टिकल estimates of the level of the price of goods and services bought for consumption purpose by the household। मतलब ये होता है ना कि ये एक मेजरमेंट है कि आप देखते हो कि कोई भी वस्तु या आर्टिकल, कोई भी चीज या कंजप्शन वाली चीजें कितने में खरीदी जा सकती है। मतलब इट जस्ट अ लेवल ऑफ मतलब जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ महंगाई, कह सकते हो आप कि महंगाई का मेजरमेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपका लीज रेंट लीज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या तो किसी इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट कैन बी गवर्नमेंट बॉन्ड और लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लिंक है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसका कोई भी अगर चेंजेस होगा तो हम उसकी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका 10,000 पर मंथ रेंट है और उस समय की रेंट की सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपका 100, और करेंट ईयर का कंज्यूमर प्राइस हो गया, मतलब वो चेंज हो गया आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद ये हो गया 125, तो हम लीज रेंट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये कैसे रिवाइज होगा, 10,000 अगर ये 100 के इक्वल टू है तो मल्टीप्लाई में 125 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,500। मतलब ये बता रहा है कि महंगाई हो गई भाई, तो वो रेंट 10,000 में नहीं लेगा, सब कुछ की महंगाई बढ़ गई, तो भाई वो 12,500 रेंट लेगा। तो वही वो बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से या इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई भी चेंजेस हुआ तो हम उसको लायबिलिटी को रीमेजर करेंगे। देखो क्या लिखा है, दिस पेमेंट शैल इंक्लूड इन दिस लायबिलिटी एट ए कमेंसमेंट डेट। ठीक है, इफ इंडेक्स रेट और रेट चेंजेस लेटर, बाद में चेंज होता है तो फ्यूचर लीज पेमेंट चेंजेस, जिससे फ्यूचर लीज पेमेंट भी चेंज होता है तो लीज लायबिलिटी हम लोग रीमेजर करेंगे। ठीक है, इफ लीज पेमेंट इंक्रीज इन फ्यूचर डेट ड्यू टू फैक्टर अदर देन सीपीआई और इंटरेस्ट रेट, मतलब बोल रहा है लीज पेमेंट चेंज हुआ मतलब सीपीआई और इंटरेस्ट एक्सचेंज होने नहीं हुआ, जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या क्वांटिटी प्रोड्यूस, ऐसे हुआ कि भाई तुम जो हमारी प्रॉफिट होगी तो हम तुम्हें देंगे, उसके वजह से प्रॉफिट होने लगी, हमने तुमको प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया, या क्वांटिटी प्रोड्यूस के हिसाब से तुम्हें रेंट दे दिया। तो ये चेंजेस हमारा कहाँ जाएगा, पीनल में जाएगा भाई, इससे हमको लीज लायबिलिटी से कोई भी चेंजेस नहीं होगी। रेंट शुड नॉट बी चेंज जस्ट बिकॉज पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, इफ नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब केवल अब जैसे समय बीत रहा है उससे रेंट महंगा हो रहा है, उससे नहीं, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इफ नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी इज बिकम फिक्स इन नेचर देन लीज लायबिलिटी आर यू एस शैल बी रीमेजर। मतलब जैसे ये बोल रहा है कि वेरिएबिलिटी जो तुमने ऑप्शन लिया हुआ है अगर वो चेंजेस हो गया, उसमें चेंज हो गया, वो फिक्स हो गया, तो फिर भी हम लोग असेट्स को रीमेजर करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर क्या है, रेंट विल बी 10% ऑफ सेल फ्रॉम 3 ईयर ऑनवर्ड, अब ये फिक्स हो गया, देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिक्स हो गया, तो अब यहाँ पे फिक्स हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रीमेजर करेंगे। जैसे रीमेजर हुआ देन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीज रेंट विल गो टू पीएनएल डायरेक्टली, उसके बाद जब ये फिक्स हुआ तब हम क्या करेंगे, आरओयूएसएस और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अब समझ में आया क्लियर, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी साथ में लिखा हुआ है। समझ में आया? हम्म। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट की वजह से अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसकी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करेंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये फिक्स नेचर का है। बाकी ये जो चेंजेस होते हैं अगर इसके अलावा जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये वेरिएबल नेचर के हैं, ये कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये चेंजेस अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। जो फिक्स नेचर का है उसकी वजह से हो रहा है तो हम उसको चेंजेस करेंगे। अब देखो यहाँ भी 1.2 लाख पर मंथ हो गया, तो ये फिक्स नेचर का है, तो इसीलिए यहाँ पे आरओएसएस लीजेबिलिटी के से रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, फिर आ जाते हैं, एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ, परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन क्या होता है कि इफ द लेसी इज रीजनेबल सर्टेन, कहाँ है भाई, कहाँ है, अरे
अरे कहाँ गया? हम्म, तररम पम पम, कभी खुशी कभी गम, कभी रो 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 रो। चलो, नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ अभी क्या मैं ढूंढ रहा था। टू बाई द asset at the end of lease period it will be included in lease payment under commencement date। देखो बहुत सही चीज बोला है। वो बोल रहा है 10 साल तक आपको मुझे 12 लाख पर एनम देना है, और 10वें साल के लास्ट में आप इस असेट्स को 20 लाख में खरीद भी सकते हो। तो अगर लेसी को असेट्स खरीदने का रुझान है, शुरू में ही देखना है। एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट, याद रखना कमेंसमेंट डेट बहुत जरूरी होता है। इट कैन बी बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। हाँ, हो सकता है। इट इज द डेट विद assets इज एक्चुअली रिसीव्ड, possession, डेट ऑफ possession, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस दिन उसको असेट्स रिसीव हुआ तो उस दिन क्या उसको लग रहा था क्या वो असेट्स खरीद सकता है, बाद में क्या होगा नहीं पता। तो अगर उस दिन लग रहा था तो वो भी वैल्यू हम उसकी कंसीडर करेंगे। मतलब सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वें साल में एक और वैल्यू जाएगी, वो आपकी परचेज वैल्यू, इसकी भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हाँ, निकालेंगे। ओके सर। क्यों निकालेंगे सर? क्योंकि वो भी तो वैल्यू आपको 10वें साल के लास्ट में देनी ही है ना। क्या करा रहे हो तुम लोग? ठीक है, ओके। टर्मिनेशन पेनल्टी क्या होता है? इफ लेसी इज रीजनेबल सर्टेन नो टू टर्मिनेट लीज, termination penalty shall be ignored. If lessee is expected to terminate the lease, it will include the termination penalty in lease payment। कब जाएगा टर्मिनेशन पेनाल्टी? जब लेसी को ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर देगा, बीच में ही टर्मिनेट कर देगा, तो उसको वो पेनाल्टी फेस करनी पड़ेगी। डेट्स वाई हम वो लीज लायबिलिटी में जोड़ेंगे। अगर लेसी टर्मिनेट नहीं करेगा तो हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, देखो वही लिखा है, लेसी इज रीजनेबल सर्टेन नो टू टर्मिनेट लीज। अरे यार, जब तुम टर्मिनेट करोगे ही नहीं तो पेनाल्टी तुम क्यों भरोगे? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है ना? स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं मैं? सर तुम लोग यार फिर से वही शाहरुख शाहरुख सर, मुंह पे मटका रखा तो पूरा शाहरुख है। तुरुरु, रुरु, 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 रुरु। सब ठीक है ना? मैं देख लूं यार, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तुम लोग को कैसे बताऊं मैं। तुमने बैंक से नहीं, मान लो तुमने क्या किया, तुमने लीज पे कोई एसेट्स लिया 5 साल के लिए, 1,20,000 रुपया पर एनम। तुम्हें लग रहा है तुम दूसरे साल के अंत में ही, या तुम जब भी तुम उसको क्या करोगे, टर्मिनेट कर दोगे। तो टर्मिनेशन की पेनाल्टी तो यार तुम लोगे ना, बात समझो तो। ओके। अब रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है सर? ये तो हम लोग को पता है सर, लास्ट में जो वैल्यू बच जाती है। रेसिडुअल लीज गारंटी वैल्यू नहीं। रेसिडुअल लीज गारंटी इज एन एक्सपेक्टेड अमाउंट व्हिच इज पेएबल बाय लेसी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड टू लेसर ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। याद है? असेट्स की तहस नहस करने के लिए, असेट्स की तहस नहस करने के लिए। तो
आपने ये गारंटी दी हुई है कि भाई मैं इतना पैसा आपको दूंगा। जैसे देखो, गारंटी रेसिडुअल विल लीज गारंटी कैसे निकलता है? इट विल इंक्लूड इन लीज पेमेंट एज वेल लीज कमेंसमेंट डेट। कैसे निकलेगा? गारंटीड वैल्यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लीज पीरियड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। देखो ये बोल रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल ये बोल रहा है कि आपने बोला था, ठीक है, आपने बोला था 1 लाख रुपए उस असेट्स की वैल्यू लास्ट में रहेगी, और एक्चुअल में उस असेट्स की वैल्यू 70,000 है। तो 30,000 का भुगतान कौन करेगा? तुम करोगे, जो तुमने असेट्स का 30,000 का नुकसान कराया। क्वेश्चन में कैन बी स्पेसिफिकली गिवन भी हो सकता है कि रेसिडुअल लीज गारंटी कितना है। अरे यार मतलब तुमने बोला है कि भाई, ओ भाई, इस असेट्स की लास्ट में सर आप बेचोगे ना तो 1 लाख रुपए मिल ही जाएगी। अब नहीं मिल रही है, 70,000 मिल रही है, तो अगर 1 लाख से कम मिली तो मैं दूंगा। 1 लाख से ज्यादा मिली तो क्या मुझे वापस दोगे? नहीं, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। इट विल if estimated value lease is higher than greater value, it will not consider lease payment, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एंड इट विल बी इग्नोर्ड। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करो। कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, देखो क्या लिखा है। वेरिएबल लीज पेमेंट डिपेंड ऑन इंडेक्स और एंटिटी इंटर इनटू 10 ईयर लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी। 10 साल के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है। द लीज पेमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,000, 1,000 है। द लीज पेमेंट आर 1 साल के लिए दियो, अच्छा ठीक है। लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, not a floating interest rate. The CPI is the beginning of the year 100. Lease payment are updated at the end of every second year. हर 2 साल में लीज पेमेंट हमारा क्या होता है? अपडेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 द सीपीआई इज 105। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 सीपीआई इज 108। डिटरमाइन द लीज पेमेंट। अब तुम एक बार बताओ कब ये चेंज होता है? ये हर साल कब चेंज होता है? ये जो है, ये एट द एंड ऑफ एवरी सेकंड ईयर चेंज होता है। तो पहले साल से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 1000 ये कितने प्राइस इंडेक्स पे था? 100 मल्टीप्लाई 108, तो कितना आ जाएगा आपका? 1080 हो जाएगा। नहीं ना? सही ना? हम्म, सही है ना? हम्म, तो 1080 हो जाएगा। Liability is not updated at the end of year 1, the payment have not changed, तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको कंसिडर ही नहीं करता। ठीक है? इज इट ओके बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, समझ में आ रहा ना सर? पहले साल तो चेंज हो गया हुआ है ना सीपीआई। अरे वो क्वेश्चन में ही बोला ना कि वो कब चेंज करेगा। वो देखो कब बोलेगा, लीज में मेरा अपडेट एट द एंड ऑफ एवरी सेकंड ईयर, हर दूसरे साल पे अपडेट करता है, उसके बाद शो हो जाता है। कैसे? ऐसे सो जाऊंगा मैं? नहीं नहीं सर, आप सोइए मत। पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। पढ़ो 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 पढ़ो। तुम लोग पास बुक नहीं है क्या? कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर हमारे पास बुक नहीं है। अरे यार पूरा स्टडी मैट है। मैं स्टडी मैट तुमको पूरा समझा रहा हूँ, एकदम प्यार से मक्खन लगा के मलाई मार के एकदम समझा रहा हूँ। तुम लोग क्यों लोड ले रहे हो? मैं You are giving load, you are taking load. Why are you taking load, man? I am here, then why is fear? आँखों में हो गया। खुदा को तुमसे शाम होती है, तुम तुमसे। चलो देखो पढ़ाता हूँ। एंटिटी एक्स वाई जेड इज ए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, कोई वो होगा ना, वो जीरोक्स है, जीरोक्स मशीन नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो कुछ हो गई वो, एक्सरे मशीन या कुछ ऐसा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक है, मतलब इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है। एंड सप्लायर ऑफ द रिलेटेड कंज्यूमेबल। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें जो लगने वाले कंज्यूमेबल्स है वो भी बेचती है। ठीक है,
अच्छा, वो मैन्युफैक्चर करती है और उसमें लगने वाले कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल क्या होता है जो उसमें जाके लग जाते हैं, यूज हो जाते हैं। कस्टमर एबीसी ऑपरेटर मेडिकल सेंटर, अच्छा कस्टमर एबीसी है वो मेडिकल सेंटर चलाती है। अंडर द एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय द बोथ पार्टी, अग्रीमेंट क्या हुआ है कि एंटिटी एक्स वाई जेड ग्रांट कस्टमर एबीसी द राइट टू यूज योर मेडिकल लेबोरेटरी मशीन एट नो कॉस्ट। फ्री में दे रही है क्या? हाँ यार, फ्री में दे रही है। लीज रेंटल क्या होगा? अरे, वो बोल रही है कि हमने उसको मेडिकल लेबोरेटरी मशीन दे दिया फ्री में। अच्छा, फिर आगे? कस्टमर एबीसी परचेज द कंज्यूमेबल फॉर यूज इन द इक्विपमेंट फॉर एंटिटी एक्स वाई जेड एट 100 each। अच्छा, वो बोल रहा है कि फ्री में नहीं दे रहे हैं, तुम हमसे कंज्यूमेबल खरीदोगे और कितने में खरीदोगे? 100 रुपए में। 100 रुपए पर ईच, मतलब ₹100 ईच। तो अमाउंट भी, यूनिट भी फिक्स कर दिया होगा कि इतने यूनिट हर साल तुम खरीदोगे। The consumer can only be purchased for that equipment and customer ABC cannot use the other consumable as substitute। कोई और consumable यूज नहीं कर सकता। There are no minimum purchase amount required in this contract। Oh my god, यहाँ कोई मिनिमम अमाउंट भी नहीं बोला है। Based on our historical experience, customer ABC estimate are highly likely to purchase at least 8,000 unit of a consumable annually। तो अभी एक बात बताओ, इसको लग रहा है कि ये 8,000 यूनिट खरीदेगा, तो ये तो एक सेपरेट गुड एंड सर्विसेज हो गया ना। सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज अगर होती है, ये तो नॉन लीज कंपोनेंट होती है, ये तो पीएनएल में जाती है। कस्टमर एबीसी अप्रोच द असेस्ड हैज appropriately assessed the arrangement contain a lease of medical equipment। there are no residual lease warranty or other form of consideration included in the contract। क्या खा को सही अप्रोच किया है? whether these payment affect the calculation of lease liability and RUSS। further discuss how the entity XYZ and customer ABC would allocate this lease payment। मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोई लीज पेमेंट आरओयू एसेट्स को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन लीज कंपोनेंट है, ये तो पीएनएल में जाएगा। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये तो भाई, ये तो ये तो नॉन लीज कंपोनेंट है ना। इससे अपने लीज पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं, लीज पेमेंट है ही नहीं, हम लोग किसी पे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, जीरो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? 8 लाख क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? अरे बच्चों, आप ये 8 लाख मत सोचो, क्योंकि मुझे एक बार बताओ, ये तो सेपरेट गुड एंड सर्विसेज है ना। लीज रेंटल कुछ है ही नहीं। इट्स ए सेपरेट सर, उसी की आड़ में, अरे उसी के आड़ वाड़ में नहीं देखना हम लोग को। हम लोग ये सीधा देखेंगे, ये सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज है। लीज रेंटल यहाँ बोला है ना, नो कॉस्ट, तो हमारी कोई लीज रेंटल है ही नहीं। ये तो जो कंज्यूमेबल ये खरीद रहा है उसकी तो अलग रिकॉर्ड होगी ना। कंज्यूमेबल डेबिट टू कैश वगैरह जो भी, ये सेपरेट है बच्चों। ठीक है। देखो यहाँ दो कंपोनेंट है, लीज कंपोनेंट, लीज ऑफ इक्विपमेंट एंड परचेज ऑफ कंज्यूमेबल। ठीक है, और ये नॉन लीज कंपोनेंट है। इवन तो एक्स वाई एबीसी में बिलीव दैट इज हाईली अनलाइकली, उसको भले लग रहा है कि वो 8,000 से नीचे नहीं खरीदेगा। ठीक है। देयर आर नो लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियल मेजरमेंट एंड लीज क्लासिफिकेशन। हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें भाई, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। एंटिटी एक्स वाई जेड एबीसी वुड allocate द पेमेंट एसोसिएटेड विद द फ्यूचर पेमेंट टू द लीज एंड कंज्यूमेबल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मतलब अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई लीज रेंटल होता तो हम क्या करेंगे, हम उसको चार्ज करेंगे। मतलब जो कंज्यूमेबल है नॉन लीज कंपोनेंट और लीज कंपोनेंट, फिर उसका वही स्टैंड ऑन प्राइसेस पे जैसे हम लोग बताया था वैसे करेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं ना। देयर विल बी नो लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियल रीमेजर, कोई लीज ही नहीं है यहाँ पे। भाषा समझ रहे हो, सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज नॉन लीज कंपोनेंट, इट एज एंड व्हेन इट विल बी ऑकर इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब आ जाओ वेरिएबल लीज पेमेंट, अब क्या बोल रहा है ये? एंटिटी ए इंटर इनटू 5 ईयर लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, कोई ऑफिस बिल्डिंग है 5 साल के लिए ले रहा है। द लीज पेमेंट आर 5 लाख पर ईयर। अच्छा, 5 लाख, हर साल 5 लाख रुपए देना है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड एडिशनल वाटर चार्जेस 0.50 पर लीटर कंज्यूम। पे वाटर चार्जेस, अच्छा, पर लीटर। अब एक बात बताओ, ये तो सेपरेट सर्विसेज है ना। वाटर चार्जेस जो है, पानी की सुविधा जो दे रहा है, 0.50 पर लीटर जो पेमेंट आर ड्यू एट एंड ऑफ ईयर। एंटिटी ए इलेक्ट टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू कंबाइन लीज एंड, मतलब वो बोल रहा है कि दोनों एक साथ लेके चलेंगे, चलो ना यार, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये तो नॉन लीज कंपोनेंट है, ये दोनों को एक करना चला है, करे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जब होगा, अरे यार एक भी कर दो, तो क्या नॉन लीज कंपोनेंट को पीएनएल में नहीं लेके जाओगे क्या? नॉन लीज कंपोनेंट तो पीएनएल में ही जाता है, बस तुम अलग अलग नहीं कर रहे हो। रेंटल तो जितना है तुम 5 लाख पे ही बनाओगे, ये कहाँ जाएगा? ये पीनल में जाएगा, सिंपल। देखो क्या लिखा है, ये जो वाटर का है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? पीनल में जाएगा।
और ये क्या है, लीज लाइबिलिटी, ये 5 लाख पे एनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। और ये वेरिएबल है, ये कहाँ जाएगा, ये पीनल में ही जाएगा बच्चों, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो, ये जो सेपरेट होता है लीज और नॉन लीज, ये क्यों होता, ये ताकि आप जो स्टैंड अलोन प्राइस में आप इसको बांट पाओ। ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइस पे, फिर उसके बाद जब आप बांट देते हो तो लीज लायबिलिटी जो जो ये लीज कंपोनेंट की लीज स्टैंड अलोन प्राइस पे बांटो, अब इसकी लीज वैल्यू निकालते हो, और नॉन लीज वैल्यू ये तो पीएनएल में ही जाता है ना। अभी इस पे एक क्वेश्चन भी है, नहीं समझ आ रहा, बता रहा हूँ, रुको। दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। सो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों, क्यों डरते हो। आधा सवादा कभी। मैं तेरा बन पाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे तुमसे क्या है। जो होना है अशाना ये से लिए तुमसे दिन होते, तुमसे दोनों, तुम, हाँ ये देखो, आ जाओ। तुमसे ही दिन पढ़ो, यही क्वेश्चन है। और इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, अबे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, टू मच इजी, प्लीज यार, टू मच इजी। मैं आपके लिए भी बनाऊंगा। हाँ, देखो क्या लिखा है, लिखा है एंटिटी एक्स इंटर इनटू लीज एग्रीमेंट विद एंटिटी वाई टू लीज एन इंटायर फ्लोर ऑफ शॉपिंग मॉल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 साल। अच्छा, 9 ईयर के लिए पूरा शॉपिंग मॉल का सारा फ्लोर ले ले रहा है, वाह। द एनुअल लीज रेंटल इज 70,000 पेबल एट अ ईयर इन, पता नहीं कौन से जगह पे ले रहा है कि 70,000 पर एनम है, ठीक है। The to carry out the operation smoothly, Entity X simultaneously enter into another agreement, facility agreement with Entity Y for using the certain other facility owned by Entity Y, such as passenger lift, DG sets, power supply, infrastructure, parking space। अलग सर्विसेज भी ले रहा है ताकि हमारा ये जो हमने लीज उस पे लीज पे लिया हुआ है, ये सारी चीजें क्या, शॉपिंग मॉल, वो भी पैरेलल सही से चलते रहे। तो ये तो सेपरेट गुड एंड सर्विसेज है, इट्स अ नॉन लीज कंपोनेंट विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन दिस एग्रीमेंट फॉर एनुअल सर्विस चार्जेस अमाउंटिंग टू 1 लाख। अच्छा, ये भी 1 लाख रुपए में देना है, और ये भी 70,000 रुपये देना है। तो 70,000 तो हमारा भैया लीज कंपोनेंट है, और 1 लाख हमारा क्या है भैया, नॉन लीज कंपोनेंट है। ठीक है। एज पर द अग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ द फैसिलिटीज एग्रीमेंट विद एंटिटी वाई है, तो रहे ना, हमसे क्या मतलब है। ठीक है, लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 10%, ठीक है, हम 10% है। द फैसिलिटी एग्रीमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इट शैल बी को एग्जिस्टेंट एंड कॉशमिनस माइनस विद द लीज एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों साथ में चलता रहेगा। द फैसिलिटी एग्रीमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरी ऑफ, वो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। एंटिटी ए एंटिटी एक्स हैज असेस्ड द स्टैंड ऑन प्राइसेस ऑफ लीज एग्रीमेंट इज 1,20,000। वो बोल रहा है कि भाई अगर तुम ये दोनों साथ में नहीं लिए होते तो इसकी प्राइस कितनी होती, इसकी प्राइस होती तुम्हारी 1,20,000 रुपए, और
ये जो फैसिलिटी ले रहे हो उसकी प्राइस होती है तुम्हारी 80,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी 1,70,000 रुपए का वो रेशियो दे दिया हुआ है तुम्हें। अब बोला एंटिटी एक्स हैज नॉट इलेक्टेड टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ऑफ नॉट टू सेपरेट लीज कंपोनेंट एंड लॉस लीज कंपोनेंट। मतलब वो बोल रहा है कि इसने ऐसा नहीं किया कि भाई हम ये ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं कि नॉट टू सेपरेट, हम सेपरेट नहीं करेंगे, मतलब हम सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन दे रहा है कि ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, उसने ऑप्शन चूज नहीं किया ये सेपरेट नहीं करने का, ये ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो भाई इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करोगे? तो 1,70,000 रुपये है। अब इसको क्या करोगे, इस रेशियो में आप बांटोगे। अब ये रेशियो भी कैसे निकला है, ये रेशियो को अगर हम छोटा कर लें तो 4040 कट हो जाएगा, 3:2 का रेशियो है ना। तो अगर मैं 1,70,000 को मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 कर लूँ और 1,70,000 को मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 कर लूँ तो कितना आ जाएगा देखो, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका हो गया 1,02,000 और ये हो जाएगा आपका 68,000। तो 1,02,000 ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। प्रेजेंट वैल्यू कितने साल के लिए लिया था वो, 9 साल के लिए, और डिस्काउंटिंग रेट कितना है, डिस्काउंटिंग रेट कहाँ है, 10% है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम निकालोगे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 9% फॉर, सॉरी, 10% फॉर 9 ईयर। तो तुम 1 लाख, अब तुम 9% का 1 डिवाइड बाई 1.09 करोगे ना, 1 डिवाइड बाई 1.09 करोगे, इक्वल टू कितने साल के लिए, सॉरी यार, 10% है ना, 1 डिवाइड बाई 1.1, 9 साल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया, क्यूमुलेटिव 5.7590 मल्टीप्लाई बाई 1,02,000 कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5,87,420 रुपए। इतने पे आप क्या करोगे, ROU एसेट्स एंड टू लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दोगे। और ये जो है ये हर साल पर एनम आप क्या करोगे, इसको P&L में चार्ज करोगे एज ए नॉन लीज कंपोनेंट। सिंपल है बच्चों, 5,87,420 वही राउंड ऑफ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और 68,000 ये हम लोग क्या करेंगे, हर साल P&L में चार्ज करेंगे। बस मैं आपको देखो यहाँ बता रहा था, यहाँ देखो क्या लिखा था, entity X has entity X has not elected to apply the practical experience of not to separate lease component from the नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम लीज कंपोनेंट। मतलब ये इसमें नहीं गया, जैसे वो ऑप्शन अगर ले लेता तो इसको लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग करने की जरूरत नहीं होती, तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब वो ऑप्शन में नहीं गया, तो वो अलग अलग कर रहा है। तो अलग करने से जो जो नॉन लीज कंपोनेंट है वो तो P&L में ही जाएगी ना बच्चों। और अगर कल अलग नहीं भी करता, अलग नहीं भी करता, इकट्ठा लेता, तो भाई जो नॉन लीज कंपोनेंट है वो लीज लायबिलिटी में थोड़ी चली जाएगी, वो P&L में ही जाएगी। ठीक है, ओके सर, आ जाओ आ जाओ, आजा आजा जीने की ख्वाबों में चले आजा। बहुत ऊपर है क्या अभी हम लोग, कोई बात नहीं, फटाफट कर लेंगे यार, कैसे दिख रहा है ना अभी। आई नो ना, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। जय हो, चालू हो जा भाई, क्या कर रहा है, ऐसे तुम लोग नाम लिखते हो अपना, हम्म, नाम लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ मुझे। हम्म, CA फलाना, CA ढिमकाना, लिखते होगे ना तुम लोग, लिखा करो। ऐसे कहा जाता ना कि अपने जुबान पे सरस्वती 24 घंटे में एक बार तो आती है, लिखा करो लिखा करो लिखा करो, जरूर आएगी। अब देखो आगे लिखा है, ये क्या है भाई, ये भी, अच्छा ये रेसिडुअल वैल्यू पे, an entity enter into lease and guarantee that lessor will realize 20,000 from the selling the assets to another party at the end of the lease। वो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, तुम 20,000 में तो बेच ही लोगे, अगर नहीं बेचोगे तो मैं दूंगा तुम्हें। At the lease commencement, based on the lessee estimate of the residual value of underlying asset, the lessee determined that it expect that it will owe
8,000 at the end of lease. Whether the lease should include the set payment of 8,000 as lease payment. The lease agreement it expected it will owe the end of the lease. Whether the lease मतलब ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से 8,000 इसको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब वही है 12,000 रुपये ही आ रहा है, तो भाई वो जाएगा, शुड इंक्लूड द लीज पेमेंट। क्यों नहीं जाएगा, उसे देना ही पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है कि 8,000 रुपये की उसकी लाइबिलिटी बनेगी तो भाई वो दे, 12,000 रुपये ही सेल हो रही है। ओके, आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है बच्चों का, है लोड लेना है। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अभी जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये हम लोग इनिशियल मेजरमेंट और लीज लायबिलिटी ये सब कर ही सकते हैं। देखो सिंपल है, देखो क्या लिखा है। एंटिटी एल इंटर इनटू लीज फॉर 10 ईयर विद अ सिंगल लीज पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच। बिगिनिंग, देखो बच्चों ये बिगिनिंग जैसे ही बोले ना, दिमाग में ये बैठा लेना कि पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को शुरू कर रहे हो, 1 अप्रैल को ही तुमने दे दिया, लो भाई एडवांस पकड़ो। हाँ, लीज रेंटल दे दिया, तो पहले साल का 1 ही रहेगा। ओके, द इनिशियल लीज पेमेंट कितना है, 1 लाख, and lease payment will increase by the rate of SOFR each year. At the date of commencement of lease, SOFR is 2%. Assume that interest rate implicit in the lease 5%. How the lease liability नीचे मिल जाएगा, वो क्या बोल रहा है, हर साल 2% बढ़ेगा। ठीक है, ईच ईयर 200% बढ़ेगा। 1 लाख रुपए आपका रेंट है 10 साल के लिए। अब तुम मुझे एक बार बताओ कैसे निकालना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 लाख रुपए है ना, लीज रेंटल 1 लाख है, 2% बढ़ेगा, तो 1,02,000 हो जाएगा ये, प्लस 2%, 1,02,000 प्लस 2%। ठीक है, ये 1,040,040 हो जाएगा, फिर प्लस 2%, 1,06,120.8 प्लस 2%, 1,08,243, राउंड ऑफ में ले लेते हैं, प्लस 2%, 1,10,408 प्लस 2%, 1,12,616 प्लस 2%, 1,14,869, 1,71,000, हाँ, 1,17,000, 1,17,166 प्लस 2%, 1,19,509। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले साल का 1, क्योंकि ये शुरू में ही दे रहे हो, तो कितने परसेंट से था, 5% से था ना, तो 5% निकाल लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.05, तो पहले साल हो गया 0.952, दूसरे साल 0.907, 0.863, 0.822, 0.783, 0.746, 0.710, 0.676, 0.644, मल्टीप्लाई लास्ट लगा लेता हूँ, 119,509। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 77036 देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। 10 साल के लिए ठीक है, बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर ठीक है, 10%, हाँ ठीक है, हाँ सही है। तो ये तो पहला हो जाएगा, 1 लाख रुपए ही हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 5%। ठीक है, ये लीज रेंटल है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। सर 1,02,000 मल्टीप्लाई बाई 0.952, सर ये हो जाएगा 97,104। और सर 1,040,40 मल्टीप्लाई बाई 0.907, 9,43,000, 94,364। सर 1,06,120.8 मल्टीप्लाई बाई 0.863, 91,582। ठीक है, 1,08243 मल्टीप्लाई 0.822, 88,976, 1,10,408 मल्टीप्लाई बाई 0.783, 86,000,
449 112616 मल्टीप्लाई बाय 0.746 84,012 114869 मल्टीप्लाई 0.710 81,557 117,166 मल्टीप्लाई बाय 0.676 तो ये हो जाएगा 79204। जोड़ लेते हैं अब सब। हम्म, जोड़ लेते हैं ना। चलो 1 लाख प्लस 97,104 है ना। 1 लाख प्लस 98,288,976 तो 880,284 8,80,284 राउंड ऑफ मिल रहा है तो 880,280 कर लो इसको। चलो और देखते हैं। 8,80,899 वो राउंड ऑफ में आ रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है बच्चों। ठीक है, सिंपल है वो। देख लेते हैं हम लोग भी। हम लोग का क्या, 8,97,104 943,491,91689 आ रहा है। ठीक है, 77,83 कोई नहीं है, वो राउंड ऑफ में है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, आप इतने, आप क्या करोगे अब, आप इतने पे आप एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री फॉर द सेम भी करा देता हूँ। जनरल एंट्री आप क्या करोगे, आर ओ यू एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी। कितना, 8,80,284 8,80,284। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब ये तो आपने निकाल लिया। अब नॉर्मली अगर इसमें इंटरेस्ट भी पूछता तो हम वो भी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप अब ये लिखते हैं वो लीज रेंटल माइनस करते हैं, फिर इसमें आता है आपका, ठीक है, फिर आता है इसमें क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग नहीं, वो अब जो है ओपनिंग बैलेंस माइनस लीज रेंटल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंटरेस्ट आता, फिर आता आपका क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए करना, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग करते थे ओपनिंग बैलेंस लेते थे, फिर इसमें इंटरेस्ट लेते थे, फिर लीज रेंटल होता था, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था, आता था। लेकिन यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लीज रेंट एडवांस में दिया जा रहा है, एक शुरू में ही बिगनिंग में दिया जा रहा है। तो आप यहाँ करोगे क्या, आप कितने का रिकॉर्ड कर रहे हो, 880,284 करोगे, लेकिन पहले ही आप इसमें क्या करोगे, 1 लाख रुपए लीज रेंटल एडवांस में दे दोगे। तो अब बचा कितना, ओपनिंग बैलेंस माइनस लीज रेंटल, तो आपको बचा 780,284। अब इसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 780,284। अब इसमें इंटरेस्ट कितने, 5% से, 5% से मल्टीप्लाई बाई 5%, तो देखो कितना आएगा, ये इंटरेस्ट आएगा 3,90,000, सॉरी, हाँ तीन, हाँ नहीं यार, 39,014, 39,014। अब ये और ये दोनों जोड़ जाएगा, अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। अभी अभी मैं कराऊंगा ये, इसको तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था तो तुम इतना नोट करना बस। अब देखो है क्या वो, ए माइनस बी, तो ये सी इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट। और ये ई कैसे निकल रहा है, ई इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है, यानी कि ये इसको जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा 819298। अभी आ जाएगा 819298, और फिर 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए कह रहा हूँ, कितना है, 1,02,000 रुपए, 1,02,000 रुपए, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1,02,000 क्योंकि बिगनिंग में ही जा रहा है रेंट, तो ये हो जाएगा 717,298। अब इसे 5% इंटरेस्ट, 35,865, अब ये जुड़ जाएगा 753,163। और ऐसे ही जो है सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा बच्चों। समझ रहे, अभी मैं कराऊंगा आपको इसका पूरा क्वेश्चन, मैंने इसलिए कराया, यहाँ पे आपकी सेकेंड एंट्री जो आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी आएगी, बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लीज डेबिट टू लीज लायबिलिटी। कितना, पीएनएल डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन लीज। करेंगे ना बच्चों, बिल्कुल करेंगे। कितने पहले साल इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 39,014, तो ये 39,014। एक और एंट्री आएगी बच्चों। हाँ, एक और एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू आर ओ यू एस एस। सर डेप्रिसिएशन भी, हाँ हाँ बिल्कुल, आर ओ यू एस एस रिकॉर्ड किया है तो डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करोगे? अब ये कैसे निकलेगा सर? 880284 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, 10 साल के लिए है ना, तो 88,028.40। हटा देते हैं उसको, 88,028। अब इस डेप्रिसिएशन को भी हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? पीएनएल में, पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ में आया? और ये हर साल हमारा फिक्स रहेगा, ये इतनी एंट्रियां। इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, डेप्रिसिएशन तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। लेसर के बुक्स में एंट्री कैसे होगी वो भी अभी बता दो। अभी है, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने अलग से रखा हुआ है, तो वो दिक्कत नहीं करना। वो राउंड ऑफ में बच्चों, इसमें जरा कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपका आंसर ये राउंड ऑफ में है, राउंडिंग ऑफ। सही है वो, ठीक है। अगर इसका नोट करना है तो आप, ये हम लोगों ने क्या निकाला है? हम लोग निकाला है कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी एंड ROU assets to be recognized as on lease commencement। हमने बनाया बच्चों, ये ईयर हो गया, ठीक है, ये ईयर हो गया, ये आपका लीज रेंटल हो गया, ठीक है, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया, फिर आपका ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो, होल्ड करके लिखना है लिख लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। लिख लो, होल्ड कर लो, लिख लिए, फिर आगे इसको भी लिखना है लिख लो। जनरल एंट्री फॉर द सेम, ROU assets debit to lease liability, interest on lease debit to lease liability, P&L debit to interest on lease, depreciation debit to ROU assets, फिर P&L debit to depreciation, सिंपल। चलो आ जाओ, सही तरह ना, पूरा 19,509, सही है। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 वाला सिंपल है, देख लो। 29 भी देख लेते हैं। 29 भी देख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो सिंपल सिंपल है यार। हम्म। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब सिंपल है बच्चों। अब तो मजा आएगा क्वेश्चन कराने में। चलो 28 वाला देख लो, देखो क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो, छोड़ूंगा नहीं। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो देखो क्या लिखा है, लिखा है सर, entity Y entity Z execute a 12-year lease of a रेल कार विद द फॉलोइंग टर्म ऑन 1 जनवरी 2001। कोई रेल कार ले रहे हैं वो लोग 12 साल के लिए। द लीज कंपोनेंट
लीज कमेंसमेंट डेट इज 1 फरवरी, ठीक है। एंटिटी वाई मस्ट पे एंटिटी जेड द फर्स्ट मंथली रेंट पेमेंट ऑफ 10,000 अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज। पहला एग्जीक्यूट करने पे ही 10,000 दे रहे हैं, अच्छा। एंटिटी जेड विल पे द एंटिटी वाई 50,000 कैश इंसेंटिव टू इंटर इनटू लीज पेबल अपॉन लीज एग्जीक्यूशन। अच्छा, इसको इंसेंटिव मिल रहा है 50,000 किसी बात का, तो हम तो ये इंसेंटिव तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, फिक्स पेमेंट प्लस सब्सटेंशियल फिक्स माइनस इंसेंटिव, इंसेंटिव माइनस हो जाता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजिटिंग इंश्योरेंस। एनडीटी बाय इनकर 1,000 ऑफ इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आ जाओ पहले अपना इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ पहले, नहीं तो आप कहोगे सर ये पढ़ाया नहीं और आपने कर दिया। सर इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, देखो बच्चों, इनिशियल इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये होता है आईडीसी, कि अगर ये लीज रेंट हुआ ही नहीं होता तो ये खर्च नहीं होता, चाहे वो लेसियत का हो चाहे वो लेसी का हो। क्या, जैसे मान लो कि अगर किसी को, जैसे मान लो मैं वो बताऊं कि आप लोग जिस भी शहर में रहते होगे, अगर आप लोग अपने रेसिडेंस वाले शहर में नहीं रहते हो, किसी दूसरे शहर में रहते हो, तो वहाँ पे आपकी जो नुक्कड़ वाली चाय की दुकान है ना, आप वहाँ जाते होगे और वहाँ पूछते होगे कि भैया हमको रेंट पे रूम वूम चाहिए, तो मिल जाएगा क्या, तो वो बोलता है कि मैडम मैं दिला दूंगा सर, मैं दिला दूंगा लेकिन मेरा इतना कमीशन रहेगा। हाँ तो होता है। हाँ, चलो थोड़ा और बड़े लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्डर के पास जाते हो या किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हो, तो वो भी ऐसा बोलता है कि सर मेरा इतना कमीशन होगा। तो उस केस में अगर कोई सेल करने, प्रॉपर्टी में ले लो, प्रॉपर्टी में जो सेल करने पे होता है वहाँ 1% ब्रोकरेज, हाँ फिक्स रहती है। मतलब अगर कोई वैल्यू 1 करोड़ में बिकवाया तो उसका 1%, 1 लाख रुपए वो लेके सीधा गंगा नहाएगा वो। तो देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। अगर लीज नहीं होता तो ये खर्च भी नहीं होता, जैसे कमीशन हो गया, लीगल फीस हो गया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लीज। लीगल फीस क्या होता है, लीगल जो स्टैम्प पेपर्स वगैरह लगते हैं लीज को फाइनलाइज करने के लिए, पेपर जो बनते हैं, ये होगा लीज तभी ना होगा। तो अगर इसको लेसी ने दिया तो लेसी के लिए तो खर्चा ही है, तो वो क्या करेगा, आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी में उसको इंक्रीज कर देगा, छोड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है। अगर लेजर ने दिया और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो भैया, ऑपरेटिंग लीज है तो भैया जैसे जैसे वो रेंट लेता है वैसा लंबे से वैसे चार्ज कर लेगा। फाइनेंस लीज है तो भाई वो नेट इन्वेस्टमेंट वो क्या कर देगा, जोड़ देगा, जैसे यहाँ इंक्रीज हो रहा है वैसे यहाँ ये दोनों तो सेम ही चलती रहती है, अकाउंटिंग करेगा। ऑपरेटिंग लीज है तो वो पीनल में करेगा, बस सिंपल। अब इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा इस पे था, तो देखो क्या कह रहा है इस पे। अब इसमें क्या हुआ है, 1,000 इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये क्या होगा भाई, वो शुरू में उसमें कॉस्ट में जुड़ जाएगा, विच आर पेबल ऑन 1 फरवरी 2001 को, ठीक है। 1 फरवरी 2001, अच्छा। वाई इनकर्ड किया है, मतलब कौन है वाई, कौन है, मतलब लेसी है, तो ठीक है वो लीज लायबिलिटी में जोड़ेगा। एंटिटी वाई कैलकुलेटेड द इनिशियल लीज लायबिलिटी एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड डिस्काउंटिंग यूज्ड इन इंक्रीमेंट बाउंडिंग रेट बिकॉज द रेशियो रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कुड नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। वो पहले से ही डिस्काउंट कर लिया है, और इनिशियल लीज लायबिलिटी वो बोला है प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, 8,50,000 है। तो तुम मुझे एक बार बताओ, 8,50,000 वैल्यू बोला है, ये लीज पेमेंट है, लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी का बोल रहा है। इसमें जो है 10,000 रुपये ये भी जाएगा। हम्म। लीज रेंटल, एक सेकंड बच्चों, देखो देखो, पहले ये कैश इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव इंसेंटिव तो हम माइनस कर लेंगे, इंसेंटिव माइनस करेंगे ना, 50,000 हम ये इंसेंटिव माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये तो इंसेंटिव इंसेंटिव माइनस होता ही है। 1,000 ये आईडीसी हम जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ऐसे ही। फिर उसके बाद ये जो 10,000 है ये तो एडवांस में दिया गया ना रेंट, ये भी तो हमारा जाएगा एडवांस रेंट, जाएगा ना। देखो बच्चों, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी की बात नहीं करें, हम लोग शुरू में बात करें कि आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड होगा। तो हमारा रिकॉर्ड होगा ये 8,11,000 पे, इज इट। 50,000 माइनस 8 लाख, 8,11,000, हाँ। आरओयू एसेट्स टू लीज लायबिलिटी 8,11,000, 8,11,000। देखो बच्चों, एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी है ना।
मतलब हर साल जो रेंट देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये 50,000 ये तुम्हारा इंसेंटिव है, ये तो माइनस होता है। 1,000 आईडीसी है, वो तो जुड़ेगा ही। ये ये मतलब ऐसा मत सोचना लीज रेंटल में जोड़ के फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नहीं, ये हर साल नहीं रहेगा। ये केवल उसी साल है। अगर तुम उसको करते भी तो तुम क्या करते, मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं, इन सबको करते ना, क्योंकि ये तो उसी साल केवल इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है ना। सर हमें सब कुछ तो ठीक है, ये 10,000 का पॉइंट है, हमें 10,000 का दिक्कत है, ये 10,000 क्यों जा रहा है? तो क्योंकि देखो 10,000 इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ बोला है एंटिटी वाई मस्ट पे एंटिटी जेड द फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट ऑफ 10,000 अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज। वो बोल रहा है एग्जीक्यूशन हो गया ना तो तुम्हें 10,000 रुपये दो। तो हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें ये जुड़ा नहीं है। देखो क्या लिखा है, एंटिटी वाई कैलकुलेटेड द इनिशियल लीज लायबिलिटी एज पर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिस्काउंटिंग यूजिंग इट्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बिकॉज द इम्प्लिसिट इन द लीज कुड नॉट बी रेट। वो बोल रहा है कि वो इनिशियल इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से निकाला हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब उसमें नहीं है, ये केवल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है। ठीक है, ये तो दे दिया है कि भाई लीज कब कब ये हुआ है, एग्जीक्यूट कब हुआ है, तो लीज कमेंसमेंट डेट हमारा 1 फरवरी है। ठीक है, और टर्म्स कब हुए हैं रेडी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हुआ है ना। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ 10,000 रुपये दे दिया। लीज कमेंसमेंट डेट से ना हम सारी रेंटल वैल्यू लेते हैं, नहीं समझ रहे हो? लीज कमेंसमेंट डेट क्या है आपका, 1 फरवरी है ना। और लीज अग्रीमेंट कब साइन हुआ है, लीज एग्रीमेंट कब साइन हुआ है आपका, 1 जनवरी। जब ये साइन हुआ तभी ये बोल रहा है 10,000 रुपये गया उसका। तो ये 10,000 रुपये क्या होगा, ये उसकी लीज लाइबिलिटी में एंड आरओयू एसेट्स में वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। छोड़ेंगे थोड़ी उसको, क्या होगा ये खर्च, जुड़ेगा ही ना बच्चों। ये क्वेश्चन ना मैं आपको लास्ट में कराऊं तो ज्यादा सही है, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं कराऊंगा। अभी इसको छोड़ देते हैं, 29वां सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं 30 30, हाँ हाँ बिल्कुल 30 पे आओ। अरे वो सिंपल है, प्रेजेंट डिसमेंटलिंग कॉस्ट को लेके है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो आओ तो करा ही देता हूँ। देखो क्या लिखा है, कंपनी एच लीज एन एयरक्राफ्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। याद करो मैंने आपको इंडिया 16 पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असेट्स है, आपको क्या करना पड़ता है, हर सालों पे कुछ मतलब हर इंटरवल पे आपको उसको रिनोवेट करने के लिए भेजना पड़ता है। तो आप मतलब जैसे मान लो असेट्स की लाइफ है आपकी 10 साल, उसको हर साल आपको मेंटेनेंस भेजना पड़ता है, तो हर 5वें साल पे, तो एवरी 5 ईयर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ड्रॉल डीकमिस्टिक रिस्टोरेशन लायबिलिटी, याद है, वही यहाँ पे है। वो बोल रहा है कि 5 साल के लिए लीज पे लिया, एयरक्राफ्ट मस्ट अंडरगो प्लान चेक एवरी आफ्टर 1 लाख फ्लाइट ओवर। जैसे ही 1 लाख फ्लाइट ओवर हो जाएगी, वो चेक पे जाएगा। एट द एंड ऑफ द लीज कंपनी एच मस्ट हैव अ चेक परफॉर्म और रिफंड द कॉस्ट टू द लेजर। ठीक है, irrespective of the actual number of flight, what are the lease payment for the purpose of calculating ROE assets? At the end of the lease, company H, हाँ, must have a check perform, उसको ये चेक करना ही मतलब करके ही वापस करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और रिफंड द कॉस्ट टू द लेसर, या अगर उसने चेक नहीं किया तो उसे वो कॉस्ट देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लाइट ओवर। वो बोल रहा है भाई कि अगर 1 लाख फ्लाइट ओवर नहीं चला तो तुम वापस ही नहीं करोगे। अगर तुमने चेक ही नहीं करा है तो तुम्हें कॉस्ट देना पड़ेगा। व्हाट आर द लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग आरओई एसेट। तो भाई हम तो क्या करेंगे, हम तो आरओई एसेट में हम ये मान के चलेंगे कि भाई हमें वो खर्च करना ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉल में उसको ले लेंगे और उसकी वैल्यू जोड़ देंगे, बस सिंपल। टू परफॉर्म चेक डज नॉट डायरेक्टली लीड टू ऑब्लिगेशन, ठीक है। चेक मस्ट बी कैरीड आउट एट द एंड ऑफ लीज रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट। कंपनी एच जो है रिकॉग्नाइज प्रोविजन प्रोविजन वो करेगा, वो आरओई एसेट में जुड़ जाएगा, सिंपल। आ जाओ आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 30वां वाला 30, उसका लोड मत लेना, अभी उसका एक कॉन्सेप्ट भी है, वो कराऊंगा। एंटिटी एबीसी लीज इंटर इनटू 3 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, 3 साल के लिए कोई इक्विपमेंट ले रही है। एबीसी एग्री टू मेक द फॉलोइंग एनुअल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, 20,000 पहले साल, 30,000 दूसरे साल, 50,000 तीसरे साल। पहले ये बताओ क्या ये फिक्स पेमेंट है कि नहीं। सॉरी क्या बात कर रहे हैं, कहाँ फिक्स पेमेंट है, ये तो वेरिएबल पेमेंट है। नहीं नहीं बच्चों, ये वेरिएबल नहीं है, अमाउंट फिक्स है तो फिक्स पेमेंट है। फॉर सिंपलिसिटी पर्पस देयर आर नो अदर एलिमेंट टू द लीज पेमेंट लाइक परचेज ऑप्शन, लीज इंसेंटिव और इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब कुछ भी नहीं है। अज्यूम अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12%,
ठीक है, which is entity ABC incremental borrowing rate because the interest rate implicit in the lease cannot be determined। बोला incremental borrowing rate ही आपको लेना है। ABC depreciate the ROU as a straight line, वो नहीं बोलता तो भी हम SLM लगाते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल है यार, इसमें करना क्या है, 12% से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे होगा, ये आपका 20,000, 30,000, 50,000 ही रहेगा। तो 1/1.12, पहले साल का हो गया 0.892, कितना हो जाएगा पहले साल का, 0.892, 0.797, 0.711, मल्टीप्लाई लास्ट वाला कर लेते हैं पहले। ये आपका हो जाएगा 35589, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.892, ये हो जाएगा आपका 17,840, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.797, 23,910। अब जोड़ लो सबको। 77,340, सिंपल। 364 आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ में है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, 17,840, 0.892, 797, 7.11, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे, इतने पे ही आप आरओई एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी करोगे ना, 77,340, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या करोगे, डिप्रिशिएट करोगे, डिप्रिशिएशन कितने साल का निकालोगे, कितने साल के लिए लिया हुआ है, 3 साल के लिए लिया हुआ है, तो डिवाइड बाई 3 करोगे, तो 77 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 25,000 डिप्रिशिएशन डेबिट टू आरओयू एसेट्स करोगे ना, बिल्कुल करोगे, कितना आ जाएगा, 25,780, 25,780। लीज लायबिलिटी पे सीधा वही जो नॉर्मल करते हो, इंटरेस्ट हर साल चार्ज करोगे बस। देखो ना यार, वो बोला 77,340 से रिकॉर्ड किया लीज लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पहले ही चार्ज करोगे, कितने परसेंट, 12% से, तो 77,340 मल्टीप्लाई बाई 12%, तो सर 9280, मतलब इसको 81 ले लेते हैं। और जो ईएमआई कितना, लीज रेंटल कितना है सर आपका, पहले साल कितना है लीज पेमेंट आपका, 20,000, 30,000 और 50,000। तो यहाँ 20,000 रखो, चलो इसको पूरा करा दे रहा हूँ, यहाँ 30,000 रखो और यहाँ 50,000 रखो। देखो ना, ये इसको जोड़ लेते हैं, -20,000 कर लेते हैं, कितना आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, 666,201 कर लो। अब 666,201, अब इसमें 12%, 7,994 -30,000, 44,615, 44,615 प्लस 12%, नहीं, 44,615 मल्टीप्लाई बाई 12% कितना, 5,354 प्लस इतना आ गया, तो वही क्लोजिंग बैलेंस जीरो, क्योंकि ये आ रहा है क्लोजिंग, इसको इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 49,969, ठीक है, और 50,000, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, वही सिंपल। देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये डिवाइड बाई 3, 25,788, हमारा कितना रहता, 25,780, तो ठीक है, ये सिंपल है, सही है, हर साल वही सेम रहेगा। और यहाँ पे 927934, ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ये इंटरेस्ट को डिस्काउंटिंग फैक्टर बैलेंस से फिगर कर दे रहा है, मतलब 50,000 माइनस 44,615, कितना, ये 53, ये बोल रहा है कि 5385 ले लो, राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है। समझ में आया बच्चों? हाँ, सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, होल्ड करो, लिखो, बकवास नहीं। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से बड़ी है बेचैनियाँ, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से
गिरी तब से दीवाना हुआ, तब से मैं खाना हुआ, रब भी दीवाना ना गिरे हो। बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम्म, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्यारा क्वेश्चन, प्यारा 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 क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब मैं भी मतलब 3 डिजिट तक तो जा ही रहा था, 4 डिजिट तक जाऊंगा ताकि आंसर सेम आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अप्रोक्स करके लिखोगे, आपका आंसर सेम हो जाएगा। करूं? चलो, ये 31 क्वेश्चन हो गए। हाँ, बस है ही कितने आप, बस खत्म। 20 क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन करा दूंगा, करा दूंगा सर। हाँ, करा दूंगा, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो, कंपनी EFG इंटर इनटू प्रॉपर्टी लीज विद एंटिटी एच। कोई प्रॉपर्टी है, वो लीज पे ले रही है एंटिटी एच से। द इनिशियल टर्म ऑफ द लीज इज 10 साल विद अ 5 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन। वो बोल रहा है कि 10 साल तो है ही, आप 5 साल और रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, तो वो तो लेजी के ऊपर है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 40 साल। अच्छा, 40 साल की लाइफ है, तो फिर हम लोग डिप्रिशिएट कितने से करेंगे? 10 साल से, 15 साल से, कि 40 साल से? अगर हम उसको परचेस कर लेंगे तो हमारे लिए लाइफ पूरी 40 साल होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो केवल लीज टर्म ही लेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज 50 लाख। 50 लाख उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, कंपनी EFG हैज एन ऑप्शन टू परचेज द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ लीज टर्म फॉर 30 लाख। 30 लाख में वो असर्स हम खरीद सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट इज 5 लाख विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ एडवांस। एडवांस बोल दिया यानी शुरू में ही मुझे लग रहा है पेमेंट हो रहा है। 3% हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, 3% हर साल। 5 लाख रुपए है पहले, मतलब 5 लाख से शुरू हो रहा है और 3% हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, इम्प्लिसिट रेट बोल रहा है 9.04 है। एंटिटी एच गिव कंपनी EFG एन इंसेंटिव ऑफ 2 लाख पेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू। वो बोल रहा है कि 2 लाख रुपए हम क्या कर देंगे आपको, इंसेंटिव दे दे रहे हैं, विच इज टू बी यूज फॉर नॉर्मल टेनेंट इंप्रूवमेंट। मतलब 2 लाख रुपए जो इंसेंटिव जो तुम हमें, वो बोल रहा है कि रेंट देते वो तुम इंप्रूवमेंट करा लो। इंसेंटिव तो इंसेंटिव माइनस कर ही देंगे, और दूसरे साल के बिगनिंग में दे रहा है, मतलब बिगनिंग में ही माइनस कर लेंगे। कंपनी EFG इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट परचेज ऑप्शन। वो परचेज करेगा। तो देखो, अगर वो परचेज कर रहा है तो पहली तो दो चीज डेप्रिसिएशन। सबसे पहली चीज, हम लोग डिवाइड बाई कितने से करेंगे, 40 ईयर से, क्योंकि भाई हम पूरा उसका लाइफ हम लोग लेंगे। और दूसरा दूसरा अगर वो सर्टेन है कि भाई वो परचेस करेगा, ठीक है, तो हमारी, देखो यहाँ परचेस करेगा बोला है, याद रखना। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि रिन्यू करेगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दुनिया से परे है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बोला है, देखो परचेज ऑप्शन है। तुम लोग रेंट लीज रेंटल कितने सालों को निकालोगे? 10 साल का निकालोगे। सर क्या बात कर रहे हैं आप, 15 साल निकालिए ना। 15वें साल में वो खत्म करेगा। ये कहाँ बोला है ऐसा कि वो रिन्यू करेगा? नहीं बोला ना, ये बोला है परचेज करेगा। तो भाई हम केवल 10 ही साल तक जाएंगे। हमारे लिए 5वें साल से कोई मतलब ही नहीं है। हम 10 ही साल तक लीज रेंटल जाएंगे, फिर परचेज ऑप्शन पे जाएंगे। समझ रहे हो? और यहाँ पे बोला है एडवांस, तो यार जाहिर सी बात है कि हम जो है, एडवांस है तो पहला साल हम क्या लेंगे, एक लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही लेंगे क्योंकि एडवांस में जा रहा है। हाउ वुड EFG मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म? अरे बहुत सिंपल है। आओ मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ। ठीक है, कराऊँ, मैं कराऊँ? हाँ सर, कराइए। आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट्स एट लीज कमेंसमेंट डेट, ईयर। हम्म, होगा ना? हाँ सर, होगा। जीरो,
1 2 3 जीरो। सर जीरो, हाँ जीरो से चालू होगा। 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ लीज रेंटल। नहीं, यहाँ पे ले लूँ ओपनिंग बैलेंस। नहीं, ये तो अभी मैं वो कर रहा हूँ ना बच्चों, लीज रेंटल ले लूँ, लीज रेंटल, क्योंकि अभी तो हमें वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। लीज रेंटल, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट जितना भी परसेंट है, फिर आपका क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। ठीक है। तो लीज रेंटल कितना था आपका, 5 लाख था। फिर उसके बाद हर साल 3% का इंक्रीमेंट था। तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस 3%। तो कितना हो गया ये, 5 लाख 15 हजार। जिसमें से वो क्या बोला था, वो क्या बोला था, दूसरे साल के बिगिनिंग में ही, यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि इसी समय -2 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख 15 हजार। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। ये हम कह रहा हूँ जी, चलो ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। पहले साल जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर में ले रहा हूँ 1। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी 5 लाख 15 हजार प्लस 3%। सर 3 15 3% ना, अबे 3% 3% नहीं होगा, 3 15 पे नहीं होगा, क्योंकि वो तो 3 15 2 लाख माइनस करने के बाद आया है। वो 3 15 2 लाख माइनस। ओ माय गॉड। ठीक है। ये 3 15 तो 2 लाख माइनस करने के बाद आया ना, हमारी ओरिजिनल कितनी थी, 5 15, इसमें ना 3 3% इंक्रीमेंट होगा। कितना हो जाएगा सर ये, 5 लाख 15 हजार प्लस 3%, 5 लाख 30 हजार 450। अब इसमें भी सेम, 5 लाख 30 हजार 450 प्लस 3%, 5 लाख 46 हजार 363.5। अब फिर से करूँ क्या, चलो मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कैसे आया। 5 लाख 46 हजार 363.5, और ये कैसे आया सर, 5 लाख 30 हजार 450 प्लस 3%, 3% इसी का। तो ये कैसे निकलेगा, 5 लाख 46 हजार 363.5 प्लस 3%। फिर से मत लिखवाओ यार मुझसे, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो। 562 754 754.40। ठीक है, अब मैं बस 3% लिखता जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, सेम है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेम एज 3%, है ना, प्लस 3%। बस कैलकुलेटर में प्लस दाबो, जैसे अभी अभी मैंने किया है, तो कितना आया, 579,637। हाँ, और फिर प्लस इसमें देखो प्लस 3%, तो 597026, तो 597026। ठीक है, सिंपल। प्लस 3%, 614937, प्लस 3%, 633385। ठीक है। प्लस 3%, 6 लाख 52 हजार 652,387। ठीक है सर। अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने रेट से लेना था हमको, कहाँ गया डिस्काउंट, 9.04, 9.04%, तो ले लेते 1/1.0904। हाँ, 9.04% सही है सर। तो ये हो गया आपका 0.917, 917, 0.841, 0.771, 0.707,
0.648, 0.594, 0.54, 546, 0.500, 0.459। अब तो देखो, ये इतना तो आ गया ना। अब मुझे एक यहाँ पे 30 लाख रुपए और लेना है। लेना है, बिल्कुल लेना है। ये परचेज वैल्यू है। अब ये मेरी 10वें साल में नहीं है, ये मेरी 11वें साल में है ये 10वें साल ही। मैं कैसे बताऊं। देखो ये है ना, शुरू हुआ है, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये बिगनिंग में है, ये सब बिगनिंग में है, तो वहां के प्रेजेंट वाले तो बनी है। तो ये तो उसी साल के एक तरीके का एंड में बोल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप। तो सर आप ये यहाँ क्यों किए हैं। ये तो क्या बोला था, ये तो दूसरे साल के बिगनिंग में बोला था, क्या बोला था, ऐसा बोला था क्या। कहाँ है। देखो ये क्या बोला था। इंसेंटिव 2 लाख पेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर टू मैंने कौन सा यार। यही है ना बिगनिंग ऑफ द ईयर टू। पहले साल तो तुमने ये दे ही दिया 5 लाख। दूसरे साल का बिगनिंग यानी इसी की तो बात कर रहा है। तो ये 9 ही साल का है, और तुम खरीद कब रहे हो 10वें साल में, तो 0.459 के बाद जो है 45, हाँ फिर इसके बाद एक और निकलेगा 0.420। ठीक है। ये आया तुम्हारा 10वां साल। मल्टीप्लाई भी इसको मैं अभी कर लेता हूँ, 30 लाख। कितना आ रहा है ये, 1,26,000, सॉरी 12,62,591। आ जाओ। सर ये हो जाएगा आपका 5 लाख। 3,15, 3,15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.917। सर 2,88,855। 2,88,855। ठीक है सर। 5,30,450। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने कहीं पे बच्चों। तुम लोग भी अपना करते रहो। 4,461,08। 4,46,108। 5,46,363.5। 5,46,000 0.711 मल्टीप्लाई बाई 0.771। 4,21,246। 5,62,754.4 मल्टीप्लाई 0.707। 3,97,867। 5,79,637 मल्टीप्लाई बाई 0.648। 3,75,605। सही कर रहा हूँ ना मैं। 5,97,026 मल्टीप्लाई बाई 0.9594। 5,97,026 मल्टीप्लाई बाई 0.594 कितना हो गया ये। 3,54,633। 614,937 मल्टीप्लाई बाई 0.46। 3,35,756। 633,385 मल्टीप्लाई बाई 0.500। 3 1 3,16,692। 693 ले लेते हैं चलो। 652,387 मल्टीप्लाई बाई 0.459। 2,99,446। ठीक है। और कुछ था क्या। हम्म 2 लाख वो माइनस हो गया, 3% इंक्रीमेंट हो गया, 5 लाख रुपए पेमेंट है, 10 साल के लिए लीज रेंटल है। नहीं सही है। अब जोड़ देते हैं इसको। 5 लाख प्लस 2,88,855। 446,108। हाँ 421,246। 397,867। 397,867। 375,605। 354,633। 33,5756। 316,605।
693,299,446 प्लस 12,62,591। सही है, हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। ये आपका आ रहा है 49 लाख। यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पैनल की गर्म होने की वजह से हो रही है, मुझे लग रहा है। 98,800 और 50 लाख। ठीक है, मतलब ये मान के चल रहे 50 लाख, जो कि हमारी फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स थी, यानी ये सही है हमारी वैल्यू। तो हम अप्रोक्स 50 लाख ही लेके चलेंगे। अब आपको करना क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 40 ईयर्स करेंगे। व्हाट जस्ट हैपन मैन, डोंट डू इट। बहुत पढ़ाना है बच्चों। रुक जाते हैं थोड़ा, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा इसका पैनल हो गया है। हाँ, तो ये तो हो जाएगा 50 लाख पे ही वैल्यू रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हम जो है, अब हम इसका एक सेकंड फेज में जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कंपोनेंट टू बी चार्ज्ड ईच ईयर। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस ईयर पहले ले लेते हैं बच्चों, ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, फिर उसका लीज रेंटल, क्योंकि यहाँ एडवांस पे जा रहा है तो लीज रेंटल पहले लेंगे। फिर उसके बाद सी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस लीज रेंटल, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ईयर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है सर हमारा, 50 लाख है ना। इसमें सबसे पहले 5 लाख माइनस कर दो, तो कितना बच गया, ये आपका हो गया 45 लाख। 45 लाख हो गया ना, 9.04% है ना। 45 लाख, अब 9.04% से चलो, 45 लाख मल्टीप्लाई बाई 9.04%, तो ये हो जाएगा आपका 406800। और क्लोजिंग वाला इसको जोड़ दो, तो 4906,800, ये हो जाएगा 4906,800। लीज रेंटल इस बार कितना है आपका, 3,15,000 केवल, क्योंकि 3% इंक्रीज और 2 लाख रुपए इंसेंटिव। तो ये माइनस कर लें, माइनस इसमें 3,15,000, तो ये आपका हो गया 4591,800। इंटरेस्ट कितना, 9.04%, तो ये आपका हो जाएगा 415098.72। इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, तो आपको हो जाएगा ये 50,06,898.72, यही 50,06,898.72। तीसरे साल हमारा लीज रेंटल कितना है बच्चों, 5,30,450। 5,30,450 माइनस कर दें 530450, तो 44764, 44764, 48.72। अब इंटरेस्ट इस पे कितना, 9.04%, कितना हो जाएगा 404,670.96 प्लस 48,81,119.68। और ऐसा ही हमारा ये 48,81,119.68। लीज रेंटल यहाँ कितना है, 5,62,754.40, 5,62,754.40। ऐसा ही हमारा ये बच्चों चलता रहेगा, 562,754.4 माइनस, तो ये हो जाएगा 43,18,365.28। अब इसमें 9.04 इंटरेस्ट, 390, 4 लाख 40,647, 41, 4,15,000। ये कुछ गड़बड़ था क्या बच्चों यहाँ पे। हम्म,
देख लेते हैं इतना क्या प्रॉब्लम है। 4764 44764 48.72 मल्टीप्लाई बाय 9.04%। 40 46 4,04,670 सही तो है। 488 हाँ सही तो है। 119.68 माइनस 562 754.4 तो 431 ना आ गया। मल्टीप्लाई बाय 9.04% सही तो आ रहा है। 390 क्लोजिंग बैलेंस जोड़ लेते हैं। 4708745 ठीक है। ये ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है। तो इंटरेस्ट हर साल आप कितना चार्ज करोगे ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक है। और जो है डेप्रिसिएशन अगर आप डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ईच ईयर वो कैसे पता चलेगा। सर 50 लाख की असेट्स है डिवाइड बाई कितने साल के लिए। 10 साल नहीं 15 साल नहीं 40 साल की लाइफ है। क्योंकि 40 साल इसलिए 40 ईयर इज टेकन एज लाइफ बिकॉज लेसी इज रीजनेबल सर्टेन टू परचेज। ठीक है तो उसी के लिए है तो 50 लाख डिवाइड बाई हम 40 कर ले। डिवाइड बाई 40 तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 1,25,000 एवरी ईयर। सिमिल मतलब 50 लाख है हाँ ओपनिंग बैलेंस और इसमें 1,25,000 हर साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। सिंपल। यहाँ हो जाएगा आपका 48,75। यहाँ हो जाएगा 48,75 ओपनिंग बैलेंस होगा ना। फिर आपका ये हो जाएगा आपका 47,50। ठीक है फिर यहाँ हो जाएगा 47,50। फिर आपका हो जाएगा ये कितना 1,25 और माइनस कर लेंगे 47,50,000 में से 1,25,000 और माइनस कर लेता हूँ 46,25। ऐसे ये चलता रहेगा। सो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने जो किया है वो सब सही भी है या नहीं सही है। 50 लाख वो तो ठीक है। हम्म। हम्म। 12 लाख 60,000 आ रहा था क्या हम लोग का कितना है हाँ 12,62,000 है। 0.420 हाँ सही है हम लोग का सब सही है। पहले साल इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आ रहा था इसका देख लेते हैं। 4,06,800 सॉरी यार। फिर 4,15,099 4,06,800 4,15,099 फिर 4,04,670 4,04,670 ऐसे ही चलता रह रहा है। देखो कितने साल तक जा रहा है ये 10 साल तक जा रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 10 साल तक हम लोग भी लेके गए हैं। गए ना लास्ट में। उसके बाद अंत में आपकी कितनी वैल्यू बचेगी यही 30 लाख रुपए वैल्यू बचेगी। जो आप क्या करोगे उसको पे करके खत्म कर दोगे। सिंपल। कुछ भी इसमें करने की बात नहीं है बच्चों। सिंपल था। समझ में आया। डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा ये भी इसमें किया है कि नहीं किया है जो देख लेते हैं। नहीं किया है। तो डेप्रिसिएशन तो हमारा हम्म, दिखा रहा हूँ जो डिप्रिसिएशन किया हाँ देखो डिप्रिसिएशन किया है ना। 50 लाख पे रिकॉर्ड किया है और डिप्रिसिएशन 1,25,000 तो यानी हमारा सब कुछ सही है बच्चों। ठीक है। चौथे साल के लास्ट में 4,70 47,08,000 चौथे साल के लास्ट में देखो ये ना वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है इतना आ रहा है। ठीक है फिर इसके बाद ये जाते 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 10वें साल में इतना 30 लाख रुपए पहुंचेगा। और यही आपकी क्या हो जाएगी बच्चों। यही आपकी क्या हो जाएगी। यही आपकी हो जाएगी क्या रेसिडुअल वैल्यू जो आप 30 लाख रुपए में आप उसको जो खरीद रहे हो। सिंपल सा बात बच्चों। ठीक है वो 27,50,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो बता रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहीं पे ये एसेट जो है 30 लाख रुपए का खत्म हो जाएगा। ठीक है। सिंपल था। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ अलग कर दिया है बस उसको। ठीक है अब आते हैं रीमेजरमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे तो हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। एक बार अगर आपको नोट करना है तो मैं नोट करने के लिए लिख उसको वेट करा दूं।
होल्ड करो और लिखो। मतलब ये क्या है, 50 लाख पे एंट्री हो जाएगी आपकी कितनी, ROU एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी होगी ना, 50 लाख, 50 लाख। दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट टू ROU एसेट्स होगी ना, 1,25,000, 1,25,000। PNL डेबिट टू डेप्रिसिएशन 1,25,000, 1,25,000, 1.25 लैक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये भी होगा 8 साल। और PNL डेबिट टू इंटरेस्ट होगा ना, बिल्कुल होगा सर। इंटरेस्ट कितना था, चार, पहले साल 4,06,800, 4.068 लैक्स, 068 लाख, 4.068 लाख, 068 लाख। सिंपल है बच्चों। आ जाओ इसको नोट कर लो। नोट इट डाउन। नोट करो, नोट नोट नोट। चलो 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 चलो, रीमेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। टाइम तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है पक्का। सारा तो हो ही गया है, बस मुझे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं, वो मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद जो है बच्चों, आपका ये टॉपिक इंडियस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को पूरा खत्म कर लेंगे।